ट्रांजिस्टर की बात करें बीजेटी, तो इसमें 3 रीजन होंगे एन पी एन के। इसमें एक एमिटर रीजन है, ये बेस रीजन और ये कलेक्टर रीजन। इसका जो सिम्बॉलिक डायग्राम है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो उसमें एमिटर, एक्चुअली एमिटर से ही सारा करंट कंट्रोल होता है। तो हम ये जो एरो दिखाएंगे यहाँ पर, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये कि एमिटर में करंट एंटर कर रहा है। तो ये हो गया पीएनपी पीजेटी के लिए। और एनपीएन के लिए जो एमिटर होगा, एमिटर से जो करंट होगा ये बाहर आएगा। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछ लिया गया था कि जो एरो होता है ये किस पर होता है, कलेक्टर पे, बेस पे, एमिटर पे। तो एरो होगा ये एमिटर पे, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। और ये भी पूछ लिया गया था कि एनपीएन में ये एरो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। तो ये ध्यान रखना है, एनपीएन में बाहर की तरफ होगा, पीएनपी में अंदर की तरफ होगा। अब अगर डोपिंग कंसंट्रेशन की बात किया जाए तो देखो, एमीटर में हम करंट, मतलब एमीटर से सारा कंट्रोल हो रहा है करंट, तो एमीटर को हमें हैवी पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा डोपिंग की जाती है। और बेस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इसको हम करते हैं लाइटली डोप्ड, जबकि कलेक्टर में ये मॉडरेट डोपिंग इसमें रहेगी। अगर विड्थ की बात की जाए तो सबसे पतला बेस रहेगा, सबसे नैरो बेस रहेगा, और सबसे चौड़ा यानी कि जो वाइड होगा वो कलेक्टर रहेगा, और एमिटर इसमें रहेगा मॉडरेट। इससे भी क्वेश्चन डीएसएसबी में पहले पूछे गए हैं। तो सिंबलिक डायग्राम एनपीएन पीएनपी, 3 रीजन एमिटर बेस कलेक्टर, करंट कहाँ से कंट्रोल होगा, एमिटर से। और डोपिंग कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एमिटर की, सबसे कम होगी बेस की। विड्थ की बात की जाए तो देखो, सबसे कम तो बेस में ही आएगा, चाहे वो विड्थ की बात हो या डोपिंग कंसंट्रेशन की। हाँ, अगर विड्थ की बात आ रही है तो कलेक्टर की वाइड रहेगी, एमिटर की मॉडरेट। नाउ वी विल डिस्कस 3 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। जैसे पहला है कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का मतलब ये हुआ कि जो एमिटर पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसको हम कॉमन रखेंगे, मतलब इसको हम बेस से भी कलेक्ट करेंगे और इसको कलेक्टर से भी कनेक्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर। फिर आता है कॉमन बेस। कॉमन बेस में आप देखो, बेस को हम दोनों से कॉमन कर देंगे, मतलब एमिटर से भी और कलेक्टर से भी। और कॉमन कलेक्टर में जो कलेक्टर होगा उसको कॉमन करके, कॉमन का मतलब है कि दोनों से कनेक्ट रहेगा, बेस से भी और एमिटर से भी। अब इसके जो करंट गेन होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अल्फा, बीटा और गामा, 3 करंट गेन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसके लिए आप जैसे मैं आपको बताऊं CEB, अभी इसको बताता हूँ मेथड क्या है CEB का। आप इसको 2 बार लिख लीजिए, ऐसे CEB, ठीक है। अब इनके आगे सिर्फ मैं करंट लिख रहा हूँ, जैसे ये IC और ये IE, ये IC और ये IB, ये I और ये I, ठीक है। मतलब मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया है। मैं बताता हूँ इसका क्या यूज है। अब इसको डिनोमिनेटर में ले लो। अब यहाँ पर ये जो IC अपॉन I है, ये होगा अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू कितना होगा, IC अपॉन में IE। अब आप ये देखो, इस फॉर्मूले में बेस B नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कि ये कॉमन बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में जो करंट गेन होगा वो कौन होगा, अल्फा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, IC अपॉन I, मतलब उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है बीटा। बीटा को आप लिख सकते हैं IC अपॉन में IB। तो आप ये देखो कि इसमें एमिटर करंट नहीं आ रहा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉमन एमिटर को, कॉमन एमिटर, मतलब ये कॉमन एमिटर का करंट गेन होगा। ऐसे ही अल्फा क्या है, कॉमन बेस में करंट गेन। और ऐसे ही गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा IE अपॉन में IB। अब यहाँ पर देखो, गामा के फॉर्मूले में करंट IC नहीं आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉमन, गामा होगा कॉमन कलेक्टर करंट गेन। तो हमने अल्फा, बीटा और गामा के बारे में जान लिया। अल्फा क्या है, कॉमन बेस करंट गेन, बीटा कॉमन एमिटर करंट गेन, गामा कॉमन कलेक्टर गेन। अब इनके बारे में रिलेशन पढ़ लेते हैं। अल्फा इक्वल टू होगा IC अपॉन IE, बीटा होगा IC अपॉन में IB, और गामा होगा IE अपॉन में IB। और एक और रिलेशन मैं आपको बता दूं, ये तीनों करंट गेन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है I एमिटर इक्वल टू होता है IB प्लस में IC। अब इन सब का यूज करके हम अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, और फिर बताएंगे कि इनकी अल्फा, बीटा, गामा की रेंज कितनी होती है। देखो, मैंने आपको ये 3 रिलेशन बताया, अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE, बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB, और गामा इक्वल टू IE अपॉन IB, और I इक्वल टू होता है IB प्लस IC। अब हम अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन फाइंड करेंगे।
देखो इसी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। आई इक्वल टू कितना है हमारे पास, आई ई इक्वल टू है आई बी प्लस में आई सी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को हम करंट आई ई से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय, ये देखो ये आई अपॉन आई बी है ना गामा, तो आई बी से पहले डिवाइड कर देते हैं आई बी से। तो यहाँ पर आई ई अपॉन आई बी इक्वल टू आई बी अपॉन में आई बी प्लस में आई सी अपॉन आई बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आई ई अपॉन आई बी किसके बराबर है, गामा के, तो गामा इक्वल टू 1 प्लस में आई सी अपॉन आई बी किसके बराबर है, बीटा के। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया कि गामा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 प्लस बीटा के, या फिर बीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, गामा माइनस 1 के। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा में, सॉरी गामा और बीटा में। अब अल्फा और बीटा में और गामा और अल्फा में भी रिलेशन निकालेंगे। अब देखो इसी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे आई से, तो उससे फायदा क्या होगा, आई ई अपॉन आई आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू आई बी अपॉन में आई ई प्लस में आई सी अपॉन में आई ई। तो ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब आई बी अपॉन आई ई, देखो ये आई बी अपॉन आई 1 अपॉन गामा के बराबर हो जाएगा, प्लस में आई सी अपॉन आई अल्फा इक्वल होगा। तो यहाँ से अल्फा और गामा में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे गामा फाइंड करना तो मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन में गामा, या फिर गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो ये तो हो गया गामा और अल्फा में रिलेशन। मतलब अगर आपको अल्फा पता है तो आप गामा फाइंड कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको मान लीजिए अल्फा के बारे में लिखना है गामा के टर्म में, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो आप अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस के 1 अपॉन गामा, या फिर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस के 1 अपॉन में गामा। तो ये अल्फा और गामा में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। बीटा और गामा में रिलेशन आ चुका है। देखो एक बार हमने आई बी से डिवाइड किया, फिर आई ई से, इस बार डिवाइड करते हैं आई सी से, डिवाइड बाय आई सी। वैसे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि आते कैसे हैं। तो आई सी से डिवाइड अगर हम करेंगे तो आई अपॉन आई सी आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू आई बी अपॉन में आई सी और प्लस में आई सी अपॉन में आई सी। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब आई अपॉन आई सी किसके बराबर है, आई ई अपॉन में आई सी, तो हम इसको 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। मतलब ये देखो आई सी अपॉन आई बी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन में बीटा और ये +1। तो ये अल्फा बीटा और गामा में, सॉरी अल्फा और बीटा में रिलेशन आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे याद रखो, या अगर आपको अल्फा के टर्म में लिखना तो आप देखो कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन में बीटा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, यहाँ पर बीटा आएगा। तो अल्फा इक्वल टू हो गया। और अगर आपको बीटा इक्वल टू फाइंड करना है तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में बीटा, या बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू हो गया बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, एक ये फॉर्मूला हो गया। वैसे इसी से याद रखो, इसी से हम दोनों फाइंड कर पाएंगे। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, और गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू गामा माइनस 1, गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा इक्वल टू गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर 1 माइनस अल्फा आ रहा है। बीटा जितने भी करंट गेन होते हैं ना हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अब बीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होगी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अल्फा की वैल्यू 1 से लेस देन होगी, तभी तो बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेंज के बारे में। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या बताया मैंने, अल्फा विल बी लेस देन 1, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर बताया था रेंज। अगर कॉमन बेस करंट की बात की जाए यानी कि अल्फा की, तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों। दूसरा, बीटा की जो भी वैल्यू आएगी, ये देखो अल्फा जो है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है, तो बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी और काफ़ी ग्रेटर होगी। इसकी जो रेंज आपको ध्यान रखनी है वो रहेगी 500 से 300 के बीच में। ठीक है, जनरली 99 या 100 भी होती है। तो ये हो गया रेंज बिटवीन अल्फा, सॉरी फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया और रेंज डिस्कस कर लिए। और अगर देखो आपको गामा की रेंज पता करनी है तो बीटा में सिर्फ 1 ऐड करने से क्या हो रहा है, गामा मिल जा रहा है। तो बस गामा की स्लाइटली ग्रेटर होगी बीटा से। तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है या पूछा गया भी है कि रेंज कितनी है अल्फा की, बीटा की,
तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। देखो बाकी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट रहता है, कॉमन बेस में इनपुट रेजिस्टेंस लो रहेगा और कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहेगा। आउटपुट रेजिस्टेंस इसका रिवर्स आपको करना होगा, जैसे मॉडरेट की जगह हाई आ जाएगा, यहाँ पर लो की जगह हाई और हाई की जगह लो। वोल्टेज गेन हाई रहेगा इन दोनों में, जबकि इसमें लगभग 1 ही रहेगा कॉमन कलेक्टर में। करंट गेन यहाँ पर हाई, लो और हाई। पावर गेन हाई रहेगा, मॉडरेट और लो। और फेज शिफ्ट आपको मेनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फेज शिफ्ट अगर बात की जाए कॉमन एमिटर की तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, जबकि कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। अब ये ग्राफ है बिटवीन करंट, कलेक्टर करंट और वोल्टेज VCE कॉमन एमिटर के बीच की जो वोल्टेज है उसके बीच में कॉमन एमिटर के लिए। तो यहाँ पर आप 3 अलग अलग रीजन देखोगे। पहला ये जिसको हम सैचुरेशन बोलते हैं, यहाँ पर ये पूरा एक्टिव रीजन है और ये वाला यहाँ पर है कट ऑफ रीजन। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम BJT को ट्रांजिस्टर या फिर स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें स्विच की तरह यूज़ करना होगा तो हम 2 रीजन में इसको ऑपरेट करवाते हैं। एक होता है कट ऑफ रीजन, इसमें स्विच रहेगा ऑफ, और एक सैचुरेटेड रीजन यानी कि यहाँ पर ऊपर वाला रीजन, इसमें रहेगा स्विच ऑन। तो अगर ये पूछा जाता है कि स्विच की तरह कौन से रीजन में इस्तेमाल करेंगे, तो कट ऑफ रीजन में और सैचुरेटेड रीजन में। दूसरा, एक्टिव रीजन में जो सर्किट होगा वो एज एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्राफ मिल रहा है आपको, वो लीनियर ग्राफ मिलेगा एक्टिव रीजन में। कट ऑफ रीजन में जो बेस या कलेक्टर करंट की वैल्यू वो काफ़ी लो है या 0 ही होती है कम से बहुत हद तक। स्विच ऑन कंडीशन में बेस की वैल्यू, बेस करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यही रीजन है कि कट ऑफ और सैचुरेटेड रीजन में स्विच ऑफ स्विच ऑन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लीनियर रीजन में एम्पलीफिकेशन की तरह इसका यूज किया जाता है। अब अगर ऑपरेशन की बात की जाए, जैसे रेंज ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पर कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि जो एमीटर होगा, एमीटर बेस, उसको हम रिवर्स बायस करेंगे, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस, ठीक है, कट ऑफ में, यानी कि दोनों ही रिवर्स होंगे तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। रिवर्स बायसिंग में तो करंट बहुत नेग्लिजिबल होता है। हाँ, अगर आप देखो एक्टिव रीजन में क्या होगा, एक को फॉरवर्ड करो और दूसरे को रिवर्स, जबकि सैचुरेशन रीजन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस रहेंगे। सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायस रहेंगे। तो एक्टिव में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, कट ऑफ में दोनों को रिवर्स कर दो क्योंकि करंट ही नहीं चाहिए या मिलेगा भी नहीं। सैचुरेशन में एक फॉरवर्ड और दूसरा भी फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट हो जाए तो सैचुरेट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इससे भी DSSB में एग्जाम पूछे गए हैं। तो आपको ये 3 ऑपरेशन ध्यान रखने हैं, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ में रिवर्स रिवर्स, एक्टिव में फॉरवर्ड रिवर्स और सैचुरेशन में दोनों ही फॉरवर्ड रहेंगे। अब देखो जितने भी हमने ये टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी BJT के, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करंट गेन इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन। कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में कौन आता था? देखो कॉमन एमिटर करंट गेन होता है बीटा, और बीटा की वैल्यू मैंने आपको 50 से 300 के बीच में बताई थी। अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखो नेगेटिव तो किसी की भी नहीं होती, लेस देन 1 इसकी तो होगी नहीं, लेस देन 1 होती है अल्फा की, ठीक है। बिटवीन 0-1 भी नहीं होगी क्योंकि इसकी बीटा की वैल्यू हमेशा 50 से ग्रेटर रहेगी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अराउंड 100। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू अ कलेक्टर एमीटर को किस तरह से डोप किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था डोपिंग के बारे में, सबसे लाइट बेस रहेगा, एमीटर हैवी रहेगा और कलेक्टर मॉडरेटली डोप किया जाता है। तो एमीटर क्या रहेगा? एमीटर रहेगा हैवीली डोप्ड, हैवीली डोप्ड, ठीक है। कलेक्टर मॉडरेट और बेस बहुत लाइट डोप किया जाता है। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वी मेक यूज ऑफ। देखो किस रीजन का इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर में? तो मैंने आपको 3 रीजन बताए थे, स्विच ऑफ, स्विच ऑन और एम्पलीफिकेशन। कट ऑफ रीजन में स्विच ऑफ, लीनियर में एम्पलीफिकेशन, सैचुरेटेड में स्विच ऑन। तो यहाँ पर पूछा गया कि एम्पलीफायर को किस रीजन में इस्तेमाल करेंगे, तो उसको यूज करेंगे एक्टिव रीजन में। कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन में हम स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन सैचुरेशन रीजन ऑन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कलेक्टर क्या ऑफर करता है? तो आप ये देखिए कि सैचुरेशन रीजन में जो करंट आपको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। करंट सैचुरेट होता है, काफ़ी इंक्रीज होगा। इंक्रीज ये तभी होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? लो रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट एजम्पशन ऑफ करंट गेन इन कॉमन बेस। देखो अब कॉमन बेस के बारे में पूछ लिया गया है।
तो देखो कॉमन बेस में अल्फा से हम अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन बेस करंट गेन, और अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी ऑलवेज स्लाइटली लेस देन 1। तो स्लाइटली लेस देन 1, देखो 1.98 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर है, ये भी नहीं होगा, ये काफ़ी कम हो गया 1 से, तो हम स्लाइटली लेस देन 1 के लिए 0.98 सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये देखो एक ही एग्जाम्स में कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्रांजिस्टर पर बेस्ड, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अ ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर, यानी कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज करना है तो आप क्या करेंगे। देखो एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर हम लीनियर रीजन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में अगर आप देखो तो एमीटर बेस रहेगा फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रहेगा रिवर्स। तो कलेक्टर बेस क्या है, रिवर्स, और एमीटर बेस फॉरवर्ड बेस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, कलेक्टर जो होगा वो रिवर्स बायस में रहेगा, और अगर एमीटर होता तो एमीटर रहता फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, एमीटर फॉरवर्ड में और कलेक्टर रिवर्स बायस में, तभी आप एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हो एम्पलीफायर के लिए।